नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक आवाज़ जो हमारे बीच से चली गई है, हम आपको उस आवाज़ तक फिर से ले जाना चाहते हैं। इससे पहले कि हम शुद्ध हवा के भी पैसे देने लगें, उस आदमी की बातें सुन लेते हैं जो हमें पानी को लेकर याद दिलाता रहा, बताता रहा कि हमने पानी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। पानी ही खत्म नहीं किया, बल्कि अपनी स्मृतियों को भी उसके साथ मिटा दिया। सोमवार सुबह हमने अनुपम मिश्र को खो दिया। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि भारत में पर्यावरण को लेकर काम करने वाले चोटी के 5 लोगों में से एक थे। उन्होंने पर्यावरण के बारे में देसी तरीके से सोचा, देसी ज्ञान के आधार पर समाधान की बात की। कुछ ने उनकी बातें सुनी, कुछ ने नहीं सुनी। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी भी भाषा में पर्यावरण पर काम करने वाले श्रेष्ठ लोगों के मुकाबले हिंदी भाषा में भी ऐसे लोग हुए। उनमें से अनुपम मिश्र भी एक हैं। अनुपम मिश्र ने जगह जगह जाकर भाषण खूब दिए, लेकिन मीडिया से दूर ही रहे। अखबारों के लिए कम लिखा, टीवी के लिए बहुत कम बोला। यह और बात है कि जिस तरह का माध्यम हो चला है टीवी का, उसमें से कौन अनुपम मिश्र की बात को विस्तार से रिकॉर्ड करता और आपको दिखाता। बहुत से लोग अनुपम मिश्र को जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उन्हें भी जानना चाहिए कि उनके जाने से हमने क्या खोया है। जून 2012 में हमारे एक और कार्यक्रम हम लोग में अनुपम मिश्र आए। बहुत मुश्किल से आए। तब दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा था, झगड़े हो रहे थे, मर भी रहे थे लोग। हम लोग में अनुपम मिश्र ने जिस अंदाज और अधिकार से पानी के बारे में बातें बताई, आप अंत तक प्राइम टाइम में दोबारा सुनेंगे तो अफसोस नहीं करेंगे कि आज क्या देखा, क्यों देखा। आज एक पुरानी रिकॉर्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं, वही 2012 की, जिसमें कही गई बातें आज भी नहीं हैं और कल भी नहीं रहेंगी। आप सबको नमस्कार। ऐसा लगता है कि कुछ बातें बार बार कहनी पड़ती हैं और उन बातों में से पानी एक है। बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है इस पर। आज हम लोग अपने आसपास जो खबरें सुनते हैं उसमें जीडीपी, विकास दर वगैरह कई तरह की चिंताएं हमारे बड़े लोग करते हैं, लेकिन इन सब पर कभी भी पानी फिर सकता है, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। वैसे तो बार बार कहना भी पड़ता है और बातों को न सुनने की भी बड़ी लंबी परंपरा है हमारे देश में। 5000 साल पुराना किस्सा है महाभारत के समय का कि व्यास जी दोनों हाथ उठा के कह रहे हैं कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। तो उस दौर को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा लगता है कि अगर अभी हम ऊंचा सुनने लगे पानी वाली बात को, तो ये पानी फेरने वाला मामला बहुत दूर नहीं है। हम लोग हैं कौन? ठीक बातें सुनने वाले या अनसुनी करने वाले? ज़्यादातर आज हम लोग कुछ शहर में रहते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ों की तरह अब पानी भी खरीदने लगे हैं। पहले पानी नहीं खरीदा जाता था। तो एक तरह से कहें तो पानी के मामले में हम लोग उपभोक्ता बन गए। इसका ये मतलब है कि हम पानी पैदा नहीं करते, पानी का संग्रह भी नहीं करते। नारे लगाते हैं, पानी खरीदते हैं, वो भी बहुत कम दाम पर। कुछ हमारे मन में शिकायत होती है कि पानी महंगा हो गया, लेकिन सचमुच पानी की जो कीमत है वो हम नहीं चुका रहे अभी भी। तो मैं पानी की कीमत की बात कर रहा था कि यदि हम सचमुच पानी की ठीक कीमत चुकाने लग जाएं तो शायद हमको उसका दाम दूध से ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अभी हम इसको भूल जाते हैं और पानी का कुछ चित्र और कुछ विचित्र किस्सा थोड़े से चित्रों के माध्यम से हम लोग देखेंगे। इतना बड़ा देश है, कहाँ से शुरू करें ये विचित्र और चित्र किस्सा? मुझे लगता है कि पिछले 3-4 दिनों से हम लोग एक नाम सुन रहे हैं, रायसीना। अभी 3-4 दिन और सुनेंगे, शायद 10 दिन सुनेंगे, रवीश भाई बताएंगे। खूब खबरों में है ये राष्ट्रपति भवन। जो भी वहाँ जाएगा उस महापुरुष को आज ही प्रणाम कर लेते हैं। उस पर बहुत राजनीति भी चल रही है, लेकिन हम लोगों को शायद अंदाज नहीं है कि उस राष्ट्रपति भवन में भी पानी का संकट है। 100 घरों का घर है कि 200 कमरों का है, याद नहीं, 100 कमरों का या 200 कमरों का। जब उस पर पानी का ऐसा संकट है तो हमारे 2 कमरे और 3 कमरे वाले घरों पर क्या बीतने वाली होगी, सोचिएगा।
एक नाम शायद आप लोगों ने पिछले दिनों सुना है, एक समय में वो राष्ट्रपति भवन में सलाहकार थे, श्री गोपाल गांधी जी। तब पानी की कमी की तरफ उनका ध्यान गया था और उन्होंने वहाँ पर जितने ट्यूबवेल लगे हैं उनमें से कितनी तेज़ी से वो सूखते चले जा रहे हैं और उनको और गहरा करने के अलावा हमारे पास कोई और तरीका नहीं है पानी जुटाने के लिए। तो उससे हटकर ये सोचा था कि इतना बड़ा राष्ट्रपति भवन का इलाका है, एकड़ों में फैला, उसमें क्यों नहीं कुछ तालाब वगैरह बनाएं। तो वो उन्होंने एक छोटी सी हरकत शुरू की थी और फिर पता नहीं उनके जाने के बाद वहाँ पर उसमें से क्या नतीजा निकला, लेकिन खबरों में रहने वाला राष्ट्रपति भवन पानी की खबरों से अभी बाहर है, लेकिन पानी के संकट से बाहर है ये नहीं कहा जा सकता। उसी मोहल्ले में हम लोग थोड़ा दाएं बाएं और हिलें तो संसद भी वहीं कहीं है, लोकसभा, राज्यसभा। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राज्यसभा में ज़रा क्रिकेट की धूम मची, कुछ चौवा छक्का लगा वहाँ पर। तो आज हम सोच रहे हैं कि पानी पर बात कर रहे हैं तो क्रिकेट कहाँ ले जाएगा हमको, लेकिन पानी की क्रिकेट टीम आज हम देखते हैं और उससे शुरू करते हैं। ये सामने आपके एक चित्र है, हमारे देश का एक सबसे बड़ा ज़िला है राजस्थान में, जैसलमेर, और ये कुएं से पानी निकाल रही है टीम। ज़रा लोगों को गिन के तो देखिए आप, पूरे 11 लोग मिलेंगे और एक एक्स्ट्रा भी मिलेगा और एक शायद उनका कोच भी मिलेगा। वैसे इस कुएं से पानी ऊँट निकालते हैं, 2 ऊँट एक जोड़ी लगती है, लेकिन अभी वो नहीं है और इनको पानी चाहिए तो ये इस तरह से निकाल रहे हैं। तो ये पानी की क्रिकेट टीम है एक तरह से, और आप देखेंगे कि इनके लिए पानी कोई समस्या नहीं है। तो आप राज्यसभा से ग्राम सभा जैसलमेर तक पहुँचें तो ये आपको एक सुंदर पानी का खेल दिखाई देगा। ये कुआं आपको सबसे कोने में दिखाई देगा, उस तरफ जहाँ एक पगड़ी वाले सज्जन खड़े, 3 डंडियाँ हैं, और ये 300 फुट गहरा कुआं है मीठे पानी का। और ये 2 ऊँट उसको एक रस्सी से, डोल चड़स कहलाती है, उससे निकाल रहे हैं। तो अभी इतने दूर पहुँचे और ऊँट का मुंह कुएं की तरफ हुआ नहीं है, और खींच के ले जाएगा वो। और ज़्यादा इंतज़ार करते तो ऊँट बाहर हो जाता चित्र से, इसलिए वहीं के वहीं इसको लिया गया है। तो ऐसे कुएं प्रकृति ने इस खारे इलाके में 25-25 किलोमीटर की दूरी पर बनाए हैं। कहीं कहीं छोटा सा एक हिस्सा मीठे पानी का छोड़ा है, और लोगों का कौशल देखिए, उनकी विद्वत्ता देखिए, बिना हमारे पढ़े लिखे समाज के उन्होंने वही मीठी जगह चुनी है और वहाँ पर ये बनाया है। और आपको जान के अचरज होगा कि उनको ये 25-25 किलोमीटर दूर के कुओं से कोई शिकायत नहीं है। वो कोई कैमरे के सामने आके फ़ोटो नहीं खिंचवाते कि हमारे कुआं कैसे कदम कदम पर हो जाए। जहाँ कदम कदम पे पानी था, जैसे मालवा के बारे में कहते थे कि वो पक पक रोटी डग डग नीर, यहाँ पर 25-25 किलोमीटर पे पानी है और लोग खुश हैं क्योंकि उसका बहुत अच्छा प्रबंध करना वो जानते हैं। तो ये हमारा सुनहरा रेगिस्तान है और इसमें पानी को सिखाने के लिए बहुत सारी गुंजाइश है। ये सचमुच सोना है जानकारी का। जहाँ अटूट पानी है हमारे यहाँ, बचपन में हम लोग 4वीं-5वीं में सुनते हैं कि चेरापूंजी एक ऐसी जगह थी, अभी तो नाम बदल के दूसरे कस्बे में चला गया है, जो दुनिया का सबसे गीला, सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र है। वहाँ भी जल संकट मिलेगा, लेकिन इस सुनहरे रेगिस्तान में सचमुच पानी का सोना गपा हुआ है। वो हम सबको बहुत कुछ सिखा के जा सकता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें से थोड़ा बहुत देखें, और ये सीखने की, इस सोने की कीमत की जो सीख है वो कभी कभी टूट भी जाती है, और वो टूट के कहाँ ले जाती है, दिल्ली तक आ जाती है। दिल्ली में ये यमुना का प्रवेश है, बहुत चौड़ा पाट, सुंदर पानी, यही सब आपके घरों में आता है साफ होके। फिर उसके बाद क्या होता है, हम उसको गंदा करते हैं और फिर वापस इसी नदी में मिला देते हैं। हमारी प्यास इतनी ज़्यादा है कि हमने इस यमुना को पूरा पी लिया। अगस्त मुनि का हम सुनते हैं पुराना किस्सा पौराणिक के, उसने समुद्र पी लिया, इतना ऊंचा ऋषि था। लेकिन
हम लोग भी कोई कम नहीं है, एक नदी पूरी पी गए हम लोग। उसके बाद कम पड़ा, सरकार को हम लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी संवेदनशील सरकारें होती हैं आजकल। तो उन्होंने कहा हम गंगा का पानी ले आते हैं, चिंता मत करो गंगा की, यमुना की। तो गंगा का पानी आया, वो भी हम लोगों ने पी लिया इस बीच में। उसके बाद आया नंबर भगीरथी नदी का। गंगा का एक और धारा है, उसका नाम भगीरथी है, टिहरी से पानी आ रहा है अभी हम लोगों का। इसके बाद भगीरथी भी हम सुखा देंगे, उसका पानी भी पूरा पी जाने वाले हैं। तब हमारे पास क्या विकल्प होगा? अभी बातचीत चल रही है कि हिमाचल में रेणुका झील एक तीर्थ है, वहाँ पर से पानी हम लेकर आएंगे ग्रेविटी से। लेकिन मैं आपको डराना नहीं चाहता, शायद रेणुका हमारा दिल्ली का अंतिम स्रोत होगा। इसके बाद पानी तो लाने को कोई लंदन से भी लेके आ सकता है, लेकिन वो हमें किसी भी कीमत पर मिल नहीं पाएगा। तो ये दिल्ली में यमुना का प्रवेश, और बीच का हिस्सा अभी हम सब छोड़ दें, सारे अखबारों में चित्र छपते हैं, लोग जानते हैं। हम देखें कि दिल्ली में हम यमुना को विदा करते समय क्या देते हैं। ये ओखला का चित्र है, यहाँ से दिल्ली से रवाना हो जाती है। सचमुच कहें तो हम यमुना की 12 बजा देते हैं दिल्ली वाले। ये विदा का चित्र है। आज आप लोगों ने खबरें देखी होंगी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री मिल रहे हैं दिल्ली के पानी के संकट को हल करने। और ये भी खबर आई कि हमारी मुख्यमंत्री का फ़ोन वो वहाँ वाले मुख्यमंत्री उठा नहीं रहे हैं, तो पीएमओ को बीच में टेलीफोन एक्सचेंज का काम करना पड़ा है। उन्होंने दोनों की बात आज शायद शाम तक हो जाएगी, तो आपको फिर थोड़ा सा पानी मिल जाएगा। लेकिन ये सारा का सारा मामला ऐसा नहीं था। दिल्ली में कोई 100 साल पहले जब इसको अंग्रेज़ों ने राजधानी बनाना तय किया, लगभग छोटे बड़े 800 तालाब थे। तालाबों की गिनती तो बहुत लोगों को पता होगी कि तालाब तो थे, अभी भी कुछ मोहल्लों के नाम बचे हैं, जैसे हौस खास है, हौस काजी है, इस तरह के कुछ मेट्रो के स्टेशन भी बन गए होंगे। इतनी तरक्की हमने की है, लेकिन वास्तव में जैसे रवीश जी ने कहा कि 50 मंजिल के ऊपर स्विमिंग पूल और नीचे पानी नहीं, वो स्थिति हम लोगों ने इन सब तालाबों की पाट कर इनको कचरों से इनके ऊपर मॉल बना दिए और पता नहीं क्या क्या कर दिया इस बीच में। तो आप देखेंगे कि दिल्ली में नदियाँ भी थीं, केवल अकेली यमुना नहीं थी। यमुना में अरावली की तरफ से, पश्चिम की तरफ से जो पूरी पर्वत श्रृंखला है, उसमें दूर दूर से आके नदियाँ पानी यमुना में मिलाती थीं और यमुना को और संपन्न करके जाती थीं, विपन्न करने के बदले। आज हमने उन सब नदियों को या तो मारा है या गंदे नाले में बदल दिया है। तो जब हमारे ये नए नाले, जो पहले कभी सुंदर नदियाँ थे, उनके किनारे सुंदर मंदिर थे, घाट थे, वो इस नाला बन चुकी नदी को और बड़ा नाला बनाने का काम करती है। ये एक दिल्ली का पुल है। लोगों की इच्छा तो इसको तोड़कर इस निशान को मिटाने की रही होगी, लेकिन ये शायद टूटा नहीं, क्योंकि ये सरकारी बना हुआ पुल नहीं था, बहुत मजबूत बना था और प्रेम से बनाया था। इसमें सीमेंट के अलावा प्रेम का भी चूना लगाया गया होगा इसकी, इसलिए इतनी मजबूती। ये लोधी गार्डन्स में बना हुआ पुल है। बहुत सारे दिल्ली में राज करने वाले यहाँ सवेरे घूमने भी जाते हैं, इस पुल के ऊपर टहलते भी हैं वो लाठी लेके, 4-5 हज़ार के जूते पहन के जाते होंगे। लेकिन इस पुल का क्या महत्व है वो भूल गए। इसके नीचे से जो नदी निकलती थी वो खान मार्केट के सामने से बहती हुई, कलकल करती हुई जाकर पुराना किले की खाई में मिलती थी। शायद कभी यहाँ पे नावें तैरती थीं, अभी हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। और ये जाकर पुराना किले की खाई में मिलती थी, सुरक्षा का ध्यान रखने उसकी, और उसके बाद अपना अतिरिक्त सारा पानी फिर से यमुना में मिला देती थी। तो ये पानी तो बचा हुआ है, उसके बाद का अभी हम लोगों ने नष्ट किया। तो सबूत है अपराध हुआ है, लेकिन अपराधी का पता नहीं है कि ये नदियां हमने कैसे मारी, किसने मारी, इनके नाम तक नहीं ढूंढे मिलते आज। तो जब दिल्ली ऐसा कर सकता है तो बाकी सब शहरों की क्या स्थिति होगी? सब लोग यही करते हैं।
लेकिन इस सब के बीच में भी, जैसे हमारे यहाँ हमेशा कहते हैं, घोर संकट में भी आशा की कोई किरण है। ऐसे भी शहर हैं हमारे यहाँ जिनके यहाँ प्रकृति ने कोई नदी नहीं दी, लेकिन लोगों ने मन में एक गंगा बहा दी। इन्होंने छतों पे से एक नदी निकाल ली। ये रेगिस्तान का एक शहर है। ऐसे कई शहर हैं जिनमें छत पर गिरने वाली वर्षा की एक एक बूंद इकट्ठी करके नीचे उतार कर उनको अपने घरों में, कमरों में बहुत आदर और पवित्रता के साथ पूरे साल भर पीने के पानी की तरह इस्तेमाल किया जाता। छोटा सा बच्चा कोहनी क्यों दिखा रहा है? वो जिस पाल पर खड़ा है, ये सूखा तालाब नहीं है, ये नया बना तालाब है। कल जब बादल आएंगे और पानी गिरेगा तो इसके बाईं तरफ पीछे जो तालाब है वो पूरा लबालब भर जाएगा। लेकिन पाल सीधी क्यों नहीं बनाई? सीधी बनाना तो बड़ा सरल था, उसको तिरछा करके बनाया गया है। और इस बच्चे ने इसका जवाब दिया कि इस हिस्से को कोहनी कहते हैं। अगर ये सीधी बनती तो यह हमारा तालाब टूट जाता। दादा के साथ गोद में आकर इस तालाब पर काम करते करते इतने कम उम्र के बच्चे को पानी का एक तकनीकी ज्ञान अपने आप हो गया। शायद अभी ये सरकारी स्कूल में भी नहीं जा रहा, लेकिन पानी की पाठशाला में उसने एक अच्छा सबक ले लिया। ये जब बड़ा होगा तो बढ़िया तालाब बना के दिखा सकता है। ये एक छोटा सा कुंड है और चूरू ज़िले में है। पानी यहाँ भी कम गिरता है, नीचे सब कुदरत ने खारा पानी दिया है, जिसको आप हैंडपम्प, ट्यूबवेल, किसी से भी मार्क 2 वगैरह क्या क्या नए नाम हैं, उनसे उठाएंगे तो आप उस पानी को पी नहीं पाएंगे। तो जो थोड़ा सा पानी गिरा वो इस पूरे बड़े चबूतरे पर, पेड़ के पीछे आप देखेंगे एक सामने दीवार बनी है, एक ऐसा घेरा बना दिया जाता है और इसकी भी उम्र करीब करीब 250 साल है। 250 साल से गिरने वाली एक एक बूंद ये इकट्ठी करके बीच के हिस्से में आकर, आप यहाँ देखेंगे तो छोटे छोटे छेद हैं और थोड़ी सी ढाल मिलेगी। इन छेदों से पानी साफ सुथरा निथार करके भीतर जाएगा। आपको जब पानी चाहिए तो 4 सीढ़ी चढ़ेंगे, एक ढक्कन लगा है साफ सुथरा, उसको खोलेंगे और उसमें से आपको बढ़िया पानी मिलेगा। ये नाली तो बाहर किसी को पानी पीना है उसके लिए बनाई है, प्याऊ के लिए। गांव के लोग ऊपर से चढ़ के पानी लेते हैं, लेकिन हम जैसे नए लोग चले जाएं तो इसके बड़े नियम होते हैं। जूते पहन के नहीं जाना, नहीं तो ये सब इसका आगोर खराब हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए जो नियम नहीं जानते, बाहर पानी थोड़ा सा पहुंचा दिया जाता है। आज हम लोग पिछले 12-15 साल से अंग्रेजी का एक शब्द सुन रहे हैं, दिल्ली वाले तो ज़्यादा ही सुनते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उसका फिर हम हिंदी भी कर लेते हैं, वर्षा जल संग्रह। लेकिन ये 250 साल से कुछ 70,000 लीटर इसमें, इस टाँके में इकट्ठा कर रहे हैं और कोई बोर्ड नहीं लगाया। आज दिल्ली की कोई संस्था या घर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता है तो पहले अपना प्रचार का सामने एक टीन का बोर्ड खड़ा कर देता, बाद में जंग लगेगी और वो गिर भी जाएगा बोर्ड और शायद पानी भी इकट्ठा नहीं होता। कई लोग मुझे बताते हैं कि बोर्ड लगे पर पानी इकट्ठा नहीं होता। इनको पानी चाहिए, नारेबाजी नहीं चाहिए, इसलिए इनके यहाँ कोई बोर्ड नहीं है और बढ़िया पानी इकट्ठा होता है। एक हम लोग जो बाहर बोतल खरीदते हैं 2 रुपये, 12 रुपये में या 15 रुपये में, ऐसी 50,000 बोतलें एक साथ कभी रखी हमने देखी नहीं होंगी। वो जो कुंड है उसमें उतनी बोतलें पड़ी हैं बिना किसी कंपनी को 2 पैसा दिए। लेकिन किसी के मन में आ सकता है कि ये तो बहुत छोटा है, तो ये 3 करोड़ लीटर पानी इकट्ठा करता है। जयपुर के पास कोई 12-13 किलोमीटर दूर जयगढ़ नाम का एक बड़ा पुराना किला है, वो भी 400 साल के आसपास का। इसमें 15 किलोमीटर की नहरों से, आसपास की पहाड़ियों से एक एक बूंद साफ करके इकट्ठी की जाती है। इसका बहुत लंबा इतिहास है, उसको अभी हम लोग इतने कम समय में नहीं देखेंगे, लेकिन एक ऊपर से चित्र देखिए इस नहर का। ये नहर इतने 350-400 साल में कभी नहीं टूटी, इतने प्यार से रखी गई है। और इसके बगल में एक सड़क जा रही है पीछे, वो कितने बार टूटी होगी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो सड़क टूट जाए लेकिन पानी का काम नहीं टूटना है, वो जो परंपरा है उसको बनाए रखना है। बहुत सारे किस्से हैं इसमें, आपातकाल के समय में भी कुछ कुछ इस जगह हुआ, लेकिन अभी हम लोग उसको छोड़कर ये टाँके वाले दरवाजे में जाने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ताला ज़रूर लगा है इसमें पानी की सफाई के लिए, लेकिन आप जैसे सब पानी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये खुल सकता है
और इसको अगर खोला जाएगा तो आप भीतर जाएंगे तो ये बहंगी में से पानी लेकर आ रहे हैं। और ऐसा लग सकता है अगर आप ध्यान से न देखें कि ये कनस्तर खाली है, लेकिन ये टीन का कनस्तर बिल्कुल ऊपर तक भरा है। और इस पानी का रंग देखिए, जब कभी जाएं तो पी के देखिए, आपको स्वाद से लगेगा कि हमारी बहुत सारी नगर पालिकाओं से ज़्यादा शुद्ध पानी ये दे रहे। तो ज़रा 3 करोड़ लीटर हर साल 400 साल, उसमें 10 रुपये प्रति बोतल का हिसाब लगा के देखिए कि कितने अरब रुपए का पानी इसने जुटा दिया बिना किसी स्कैम के। होके कोई किसी को जाना नहीं पड़ा कि इस पे बाद में जांच होगी और ये होगा वो होगा। ताजमहल सब जानते हैं, लेकिन तालाब भी ताजमहल जैसा सुंदर बनाया जा सकता है, इसके बारे में कल्पना नहीं होगी। 800 साल पुराना जैसलमेर का तालाब, जैसलमेर शहर बसा और तालाब बसा, बिना पानी के जैसलमेर की कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो इतना सुंदर तालाब लोगों ने बनाया और बहुत प्रेम से बनाया। इसमें आजकल जो शब्द चलता है जन भागीदारी, उसका बेमिसाल उपयोग किया गया। राजा खुद यहाँ पे कुदाल चलाने आता था और उस शहर का सबसे मामूली नागरिक भी अपनी कुदाल लेकर उसके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करता था। जो सुंदर दरवाज़ा है बीच का, वो राजा ने नहीं बनाया था। वहाँ पर एक गणिका थी, उनका नाम था टीलो। नाचना और गाना उनका काम था, रूपजीवी। उनको लगा इतना सुंदर तालाब बना, इसमें एक अच्छा प्रवेश द्वार भी होना चाहिए। गणिका ने कहा कि मेरा तो कोई परिवार है ही नहीं, मुझे तो नाच गाना करके अपना जीवन बिताना है, उसमें से जो पैसा मिला है वो हम क्यों नहीं इस तालाब के दरवाजे पर लगा दें। आज आप कभी जैसलमेर जाएं घूमने और इस तालाब में आप ज़रूर जाएंगे तो किसी भी छोटे से छोटे बच्चे से उसके पास में जो खड़ा हो पूछें कि ये दरवाज़ा किसने बनाया, तो 800 साल बाद उस गणिका का नाम उस बच्चे को याद होगा। उसी से थोड़ी दूर एक और तालाब है, ये भी करीब 500 साल पुराना है। इसमें जिसको हम तकनीकी शिक्षा कहते हैं, उसको सौंदर्य बोध से, आनंद से कैसे जोड़ा है, इसको देखिए। ये जो पत्थर की मूर्तियां हैं, ये पानी का स्तर बताती हैं कि हमारे तालाब में कितना पानी आया। और जब वो हाथी का पाँव छुएगा तो एक चिन्ह पूरा हो गया कि ये 4 महीने का पानी आ गया। हाथी डूब गया तो 6 महीने का आ गया, और घोड़े को छू लिया तो 8 महीने का आ गया, वो भी ऊपर चला गया तो 12 महीने का पानी पूरा आ गया। सब लोग ताली बजा सकते हैं कि तालाब इतना भर दिया प्रकृति ने कि अब हमको 1 साल तक अपने इस इलाके में पानी की कोई कमी नहीं होगी। और तब जब ये पूरा मूर्तियां डूब जाती थीं तो पूरा शहर राजा समेत तालाब की पूजा करने आता था, धन्यवाद देने। एक कृतज्ञता थी समाज में कि भाई तुमने सुंदर काम किया, हमारा ये भर दिया, अब हम इसको आपको धन्यवाद देते हैं।